टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 24,000 प्लस पद, जिसका नोटिफिकेशन कल शाम को आउट हो चुका है। लगभग सारे स्टूडेंटों को ये बात पता हो गई होगी। बात एज की है तो मैंने एक वीडियो में समझाया कि एज रिलैक्सेशन कितना है। ठीक है, ओबीसी का मैंने बताया था कि 18 से 29 वर्ष तक डाल सकते हैं। वही बात करूं जनरल की तो 18 से 26 तक, और SC/ST की बात करूं तो 18 से 31 वर्ष तक के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 की वजह से एज का रिलैक्सेशन बढ़ाया है 3 वर्ष का। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी भी ना देख पाए हों तो वो चलो देख लेंगे। बात तो मैं करता हूं पढ़ाई की कि अब कुछ ज़्यादा समय रह नहीं गया है। एसएससी जीडी आयोग ने SSC ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया। डेट भी कंफर्म हो चुकी है, 27 तारीख से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं। परीक्षा भी बहुत जल्द होगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ आने तक की देर होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, आयोग नहीं लेता है। एक बार प्रक्रिया स्टार्ट होने में, शुरू होने में टाइम लगता है, बाकी जहाँ प्रक्रिया स्टार्ट होती है फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इधर रेलवे भी अपनी वैकेंसियों को लेकर बहुत सतर्क है, उसने भी अपनी वैकेंसियों को आउट किया है और कहा है, रेल मंत्री जी ने कहा ही था, और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है ALP का। बाकी और भी वैकेंसी उसमें लोको पायलट की हैं। इसके बाद में यूपी पुलिस की बात करूं तो बहुत जल्द नोटिफिकेशन दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा आपको, हो सकता है नवंबर लास्ट में ही मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 24 का चुनाव लगा है आगे। ठीक है, और भर्ती बहुत स्पीड से होगी। ठीक है, तो जो लोग अभी भी निद्रा में हैं वो जाग जाएं, अभी भी समय है। और अब सो गए तो फिर लाइफ सोने में फिर गुजरेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे पहले हम 2-3 बार कह चुके थे कि डीडी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा। RPF SI की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन रेलवे भी बहुत जल्दी जारी करने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। स्क्वायर की 3rd क्लास है जिसको मैं ले रहा हूँ आज, और स्क्वायर को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी हूँ। स्क्वायर क्या होता है, क्या क्षेत्रफल होता है, विकर्ण उसका कैसे निकलता है। ठीक है, और क्षेत्रफल बता ही दिया था मैं उसका। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, क्या वर्ग की सीमाएं होती हैं, सारी विशेषताएं कंडीशन हम बता ही चुके थे आपको। ये स्क्वायर की 3rd क्लास है। पहले जिस स्टूडेंट को समझ में बीच में जो आएगा उसको हो सकता समझ में ना आए, तो पार्ट फर्स्ट से जाए। ये SSC GD यूपी पुलिस प्लस RPF से RPF SI तक की बहुत बेहतर क्लास है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बहुत डिटेल में। ठीक है, सिंपल टू मॉडरेट जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मान लो 0 स्तर से लेके उच्च शिखर तक जाने की कोशिश करूंगा हर चैप्टर पे। और PDF की कोई समस्या आड़े नहीं आ रही है, क्योंकि PDF क्लास के 1 घंटे बाद टेलीग्राम पे टारगेट फॉर एग्जाम पे मिल जा रही है। ठीक है, और अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का सिर्फ समय है, आज के बाद सारी क्लासेस स्टार्ट होगी बाकायदा, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, चाहे GS हो या हिंदी हो। अगर से लेकर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सारी क्लासों की PDF भी आपको दी टारगेट फॉर एग्जाम टेलीग्राम पे दी जाएगी, और सारी क्लासें विधिवत स्टार्ट होंगी। ठीक है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, कर्म है ये आपका। और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहली क्लास में आपके सामने लगा रहा हूँ। ये स्क्वायर की 3rd क्लास है, इसको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोटिवेशन कोड है। ठीक है, ये मोटिवेशन सिर्फ आपको जगाने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए लगवा रहा हूँ। ठीक है, देखो लिखा है, हार तब तक नहीं होती है जब तक आप गिर जाते। हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, इस बात पे बहुत गहन अध्ययन करना, सोचना, विचार करना। ठीक है, और आज ये उसका 3rd पार्ट जो है वो आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
इसको बेहतर ढंग से देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन, ये शायद 12 क्वेश्चन तक हम करा चुके थे। ये 12 क्वेश्चन है, यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से समझना है। देखो वर्ग में लगा दे रहा हूँ, पहले क्या होता है वर्ग, पहले वर्ग को समझा ही दूँ। ठीक है, उसके बाद में आगे तुमसे बात करेंगे। ठीक है, देखो वर्ग, इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, ये रहा वर्ग आपके सामने। ठीक है, अब देखो 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 वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इस बात को हम लेकर डिस्कस कर ही चुके थे। किसी वर्ग की भुजा को लिखा है कि 25% बढ़ाया जाए। देखो भुजा कितनी है, 25%, तो 25% को हम लिखेंगे ऐसे, देखो 25/100, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25/100 को हम लिखेंगे 1/4, कट जाएगा। भुजा में कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की। कहने का मतलब पहले भुजा 4 थी, जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो भुजा कितनी हो जाएगी, 5। भुजा ए पहले 4 थी, जब वृद्धि हुई तो भुजा हो गई 5। और क्षेत्रफल होता है वर्ग का a²। ठीक है, तो ये हो गया, और एक और एक बार लिखेंगे तो ये कितनी बार वृद्धि हुई, 2 बार, a² करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा कितना, a²। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 चौको 16, यहाँ 5 पंचे 25। ठीक है, तो कितनी की वृद्धि हुई, ये बात हमको सामने दिख रही है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब भुजा को मैंने 25% बढ़ाया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो 16 से 25 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि हुई। ये 9 कितने पे वृद्धि हुई, 16 पे हुई, गुणे 100। ठीक है, काटना स्टार्ट करोगे तो यहाँ लिख लो 900 हो जाएगा, और 9 से बट्टे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80। ठीक है, 16 पंचे 80, कितना बचा, 10। ठीक है, 16 पंचे 80, ये 10 बच गया। 16 का 96, कितना बच गया, 4। 16 दूनी 32, 8 बच गया। 16 पंचे 80, तो कितना आंसर आया, 56.25। कितना आंसर आया, 56.25। इस बात को अगर समझ पाने में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही। ठीक है, फिर बाकी में अगर चाहो तो दूसरा तरीका भी है, उसको भी डिस्कस कर दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये तरीका बहुत सफिशियंट है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हें ये बता दूं कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात सबको पता होगी वर्ग को लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बाद में लगाऊं, पहले थोड़ा पेन को थोड़ा और पतला कर लूं, ज़्यादा मोटे होने से दिक्कत होती है। 1 मिनट, जब हो जाएगा तो हो सकता है कि बिल्कुल पतला हो जाए, और होगा तो बिल्कुल फिर बढ़ ही जाएगा ये। बस यही दिक्कत है यहाँ पे, चलो लेकिन समस्या समाधान हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। ठीक है, कहा है कि 2 भिन्न भिन्न लंबाइयों के, या फिर ऐसे देख लो, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स drawn on 2 line segment of different lengths is 32 square centimeter. Find the length of the greater in line segment and one of longer than other by 2 centimeter. कहने का मतलब है 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड, ये 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है। ठीक है, ये रहे 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड। 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्ग के ऊपर वर्ग खींचे गए हैं। ठीक है, के ऊपर वर्ग खींचे गए हैं। तो देखो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है,
हम इनके ऊपर वर्ग खींचे दे रहे हैं, ठीक है, ये वर्ग बन गया, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, चलो लेकिन काम चल जाएगा। ये देखो, ये भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है जिन पे, या मैं बना ही दे रहा हूँ, 1 मिनट और इससे बेहतर हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा। देखो 1 मिनट, 1 मिनट रुको, तो मैं अभी बना दे रहा हूँ। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड की बात कर रहा है, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बार बार इधर से उधर, 1 मिनट। देखो, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड है, ठीक है। ठीक, अब समझना इस बात को। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड, ठीक है, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्ग, ठीक है, एक ये है और एक ये, इन पे वर्ग खींचे गए। इनके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर है। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, 1 मिनट। देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, मैंने माना कि ये x है और ये x+2 है, ठीक है। ऐसा सवाल कह रहा है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यदि ये x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी और ये भी x होगी, ठीक है। इधर लिख नहीं पा रहा है, लेकिन चारों भुजाएं रेखाखंड की बड़ी होती हैं, इतना क्लियर। ये अगर x+2 है तो ये भी भुजा x+2 होगी, और ये भी बात करूं तो ये भी x+2 होगी, और ये भी भुजा x+2 होगी, ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। कह रहा कि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। अब देखो, बड़ा है तो x, और क्या कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो, इसका वर्ग करोगे, दूसरे रेखाखंड का वर्ग करोगे, 1 मिनट, तिरछा लिख रहा है इसमें, देखो, देखो वर्ग करोगे तो देखो, वर्ग करो, x+2 इसका वर्ग करो -x² इसका वर्ग करोगे तो बराबर कितना आएगा। कह रहा है कि दोनों रेखाखंडों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो कितना है, 32 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है, 32 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, x² +4, क्योंकि a² b² +2ab, तो कितना आ जाएगा 4x -x² बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब काटोगे तो देखो ये तो अपने आप कट जाएगा, देखना 1 मिनट। देखो, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 32 में से 4 गया तो 28 आया, x बराबर कितना हो गया, 7, ठीक है। x का मान कितना आया, 7, ठीक है, यहाँ पे 4 और स्पष्ट लिख दो, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 7, इतना कन्फर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी स्टूडेंट को। अब क्या कह रहा है कि बड़े रेखाखंड की सतह लंबाई पूछे, बड़े रेखाखंड की लंबाई बताओ। भाई x माना था मैंने छोटे रेखाखंड की, भाई बड़ा रेखाखंड जो था वो इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा था, ठीक है, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 2
बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो यही हमारा बी आंसर है। इस बात को अगर कहीं समझ पाने में दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, देखो छोटा रेखाखंड ये रहा, बड़ा रेखाखंड ये रहा। भाई वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये भी एक्स रहेगी, और ये भी एक्स। यहाँ ये 2 सेंटीमीटर इससे रेखाखंड बड़ा है तो इसकी भी वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं समान है, तो ये x प्लस 2 है, तो ये भी x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2 होगा। ठीक है, फिर कहा है कि दो भिन्न भिन्न लंबाई के जो रेखाखंड है उन वर्गों के जो क्षेत्रफलों का अंतर है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर है, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफलों का अंतर निकाल लिया, कितना? 32 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी सॉल्व कर दिया। ये x का मान जो निकला वो छोटे का निकला, और हमें बड़े रेखाखंड की पूछी गई थी। बड़ा रेखाखंड 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो सब। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लिखा है इफ एवरी साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट देन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 20 यूनिट, द लेंथ ऑफ द डायंगल इज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है, ठीक है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में 20 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल में 20 इकाई की वृद्धि हो जाती है। विकर्ण की लंबाई बताएं। ठीक है, सेम वैसा ही सवाल है, पिछले सवाल पे पैटर्न पे आधारित सवाल। ठीक है, कतई सवाल अलग नहीं है। देखो दो कहता है कि वर्ग में प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि हो जाती है। वही पहला वर्ग था, लिख लो कि पहला वर्ग था, उसकी एक भुजा मान लिया मैंने x, दूसरा वर्ग था उसकी भुजा मान ली मैंने x प्लस 2। ठीक है, इतना यहाँ तक सही है। 1 मिनट और पतला करूँ इसको, ज़्यादा ही दिक्कत कर रही है। चलो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। हमें लग रहा कि ये अपना ही करेगा, मैंने की। चलो ठीक है, यहाँ तक बात सही है। आगे देखो, अब इसका जब क्षेत्रफल करोगे, प्रत्येक भुजा में 20 की वृद्धि तो क्षेत्रफल में 20 इकाई की वृद्धि। तो देखो इसका स्क्वायर निकालोगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, 1 मिनट, इसको अब पतला ही करना ही पड़ेगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पतला ही रखेंगे इसको, ज़्यादा शार्प चलाएंगे तो दिक्कत होती है। चलो अब सही है, इतना भी सही है। देखो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 20 इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 20 इकाई की वृद्धि। अब इसे सॉल्व करोगे, लिखा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 2 इकाई की वृद्धि करोगे तो क्षेत्रफल में 20 इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20 इकाई, यानी 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट। अब सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा? 4x बराबर 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ग की विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण की लंबाई, तो सुनो, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 2x। ठीक है, अंडर रूट 2x, और x बराबर 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस बात को समझ पाने में हमें नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी। प्रत्येक भुजा में भाई 2 इकाई की पहले x भुजा थी, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। जब हम 2 इकाई की वृद्धि कर देंगे प्रत्येक भुजा में तो x प्लस 2 का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। और जब उसमें जो क्षेत्रफल में अंतर आ जाता है भुजाओं में बढ़ने के कारण, कितना? 20 इकाई का। ठीक है, ये x भुजा निकल आई, हमें विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है,
और वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2x हम बता ही चुके। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का मान होता है √2x, यानी डायंगल जो होता है वो होता है √2x, और x का मान मैंने रख दिया, तो कितना आंसर है 4√2। ठीक है, इस बात में समझ पाने में मुझे नहीं लग रहा है कोई समस्या होगी। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल ये है, लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द 5 स्क्वायर आर 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखा है 76 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ थीज स्क्वायर इज। कह रहा है कि पांच वर्ग के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले समझ में आ रहा होगा कि क्या करूं, पहले प्रत्येक का क्या करूं, प्रत्येक वर्ग की भुजा निकाल लूं। ठीक है, तो भुजा निकालोगे तो पहले अगर वर्ग की भुजा निकालोगे तो देखो 4a बराबर 24 है, तो भुजा कितनी होगी 6। ठीक है, दूसरे का निकालोगे a2 का, यहाँ a लिख लो, 4a2 बराबर 32, तो भुजा कितनी आएगी 8। तीसरा जो वर्ग है, तीसरे वर्ग का परिमाप है 40, इसकी भुजा कितनी होगी 10। फिर लिखा है 4a4 बराबर हो जाएगा 76, तो इसकी भुजा हो जाएगी 4 एकम 4, 4 नेम 36, 19। ठीक है, फिर उसके बाद 4a5, इसका परिमाप है 80 सेंटीमीटर, भुजा कितनी होगी 20। ठीक है, सारी भुजाएं आपके सामने हैं, a1, a2, a3, a4, a5, सारी भुजाएं आपके सामने हैं। ठीक है, कह रहा कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो प्रत्येक का अब तुम निकालो वर्ग, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 100, 19 19 361, और 20 20 हो जाएगा 400। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ो। ठीक है, यहाँ जोड़ लो 400 और 100 500। ठीक है, 500। ठीक है, 500 प्लस जोड़ दो 361 को। ठीक है, तो हो जाएगा 861। ठीक है, उसके बाद 64 और 36 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 तो हो जाएगा ये 961। कितना हो गया 961। ठीक है, इसको अलग कर दो, कितना हो गया ये 961। ठीक है, यहां लिख लो। अब इसका भाई जो एक वर्ग बना है, इसका जो क्षेत्रफल है, कुछ मान लो x6 मान लो, या फिर a ही रहने दो, a रहने दो। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो कितना है 961। ठीक है, अब a जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, नहीं ये 961 हो गया। 961 का मतलब है, इसको कर लो एक बार, वर्गमूल निकालोगे, 1 का 1 हो गया, और फिर यहाँ काटोगे तो 3 त्रिका 9, और 4 चको 16, और यहाँ कर लो 9, यहाँ 3 3 चको 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 31 ले लेंगे। तो वर्गमूल, ये भुजा निकल आई 31। ठीक है, वर्गमूल में जब भुजा निकाली तो ये आ गई 31। 1 मिनट में इसको हटा दूं। ठीक है, ये और यहाँ से ये इतना हटना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, वर्गमूल जब निकला तो भुजा हमने निकाल ली, भुजा कितनी आ गई 31। ठीक है, भुजा 31 आ गई। अब कहता क्या है,
उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल जो है उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो वही इसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, भुजा निकल आई 31। अब कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, तो इसका परिमाप वर्ग का कितना होगा 4a। 4 गुणे a का मान रख दो 31, तो कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। ठीक है, 124 सेंटीमीटर ये आपके सामने आंसर रहा। ठीक है, एक बार बताओ तो और बता दूं। देखो, प्रत्येक का परिमाप आपके सामने था, प्रत्येक की भुजा निकाली और कहता है कि उस वर्ग का वही परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो प्रत्येक के क्षेत्रफल का हमने योग किया, जिसका मान 961 आया, और उसका क्षेत्रफल एक नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उससे हमने भुजा निकाली। अब उसका ही परिमाप पूछ रहा है, तो 4a और a का मान रखा है 31, तो परिमाप कितना आया 124 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है आपके सामने, देखो लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 50 मीटर साइड इज, ठीक है, 1000 kg। देन प्रोडक्शन ऑफ राइस इज स्मॉलर फील्ड साइड 100 मीटर विल बी। ठीक है, कहने का मतलब है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है। ठीक है, तदनुसार उसी तरह के 100 मीटर भुजा वाले एक खेत में चावल का उत्पादन कितना होगा। देखो, एक खेत है, उसकी जो भुजा है वो कितनी है 50 मीटर, और दूसरा जो खेत है A2, उसकी भुजा कितनी है 100 मीटर। ठीक है, यहाँ अनुपात लगा दो। ठीक है, एक खेत है उसकी भुजा 50 मीटर है, दूसरा वर्गाकार खेत है उसकी भुजा 100 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 50:100। ठीक है, काटोगे तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, काट लिया, ये भुजा A1, ये भुजा A2। ठीक है, अब इसका तुम क्या करोगे, क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, या ये क्या कह रहा है कि वर्गाकार जो क्षेत्र है उसका उत्पादन जो है, देखो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे 1 स्क्वायर करोगे और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि 50 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत जो है उसमें चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है, यानी जो चावल जो उगाया गया उस वर्गाकार खेत में उसका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में ही ये 1000 किलोग्राम उत्पादन हुआ है। तो एक स्क्वायर का मान कितना है 1000 kg, कितना है 1000 kg। ठीक है, ये पूछ रहा है इसका मान। ठीक है, इसका बताओ इसका कितना होगा। तो देखो, इसका मान 1 एकम 1 और 1 में कितने का गुणा हुआ 1000 का, तभी तो 1000 kg आया। इसका मान कितना होगा 4, 2 दूनी 4 स्क्वायर किया, और इसका मान पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम 1000 का गुणा करेंगे तो कितना मान हो जाएगा 4000 kg। या समझना हो तो ऐसे समझो, 1 स्क्वायर 1 और 1 का मान कितना है 1000 kg। ठीक है, क्योंकि उसमें उत्पादन हुआ, तो हमें पूछ रहा है कितने का 4 का मान। ठीक है, हमें पूछ रहा है 4 का मान, तो कितना हो जाएगा 4000 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा 4000 kg। ठीक है, आगे देखो सवाल को समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एसएससी सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना, सीजीएल देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये रहा सवाल, लिखा हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। ठीक है, कह रहा है कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स, ठीक है, द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े
फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैं फिगर लगवा देता हूं जिससे और बेहतर समझाने की कोशिश तुमको करूं। ठीक है, देखो सुनो, ये रहा वर्ग। ठीक है, आगे लगवा दूं, देखो आयत, जिससे तुम्हें समझ में आए कि रेक्टेंगल, या इसी को मैं बना देता हूं यहां से, देखो यही बन जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों में अंतर समझ में आया होगा और समझा भी दूंगा मैं। देखो ये तो वर्ग है, मैं बात करूं, ये तो वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, इतना कन्फर्म है। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं वर्ग की। ठीक है, आयत में ये भुजा आपस में बराबर होती है और ये भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है, दोनों का अंतर, ये स्क्वायर इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये रेक्टेंगल है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण यहां भी बनता है, प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण यहां भी बनता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। आगे देखो, कह रहा कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार टाइल्स, तो ये वर्गाकार है। ठीक है, ये टाइल्स जो है वो वर्गाकार है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 4 डेसीमीटर। ठीक है, ये अगर 4 डेसीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ठीक है, प्रत्येक भुजा 4 होगी क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक, फिर कह रहा है कि किसी 8 मीटर लंबे, ठीक है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, ये 6 मीटर चौड़े, अगर ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है तो ये भुजा भी 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि आयत में रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और यहां जहां भुजा असमान हो गई तो मेरी बात ये समझ में आई कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा जहां समान है वहां स्क्वायर है। इन दोनों में बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस ये वर्गाकार जो टाइल है इसको इस रेक्टेंगल में बिछाना है, इसमें टाइल इसमें लगानी है। ठीक है, यही तो कह रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, कितनी वर्गाकार टाइल्स इसमें लग जाएंगी इसमें। ठीक है, इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लग जाएंगी, तो इसके लिए एक सूत्र लिख लो। सूत्र क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो नंबर ऑफ, तो ऐसे लिख लो, देखो एरियाज ऑफ लिख लो, एक मिनट इसको लिख लो ऐसे, देखो एरियाज, एक मिनट इसको लिख लो एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल यहां लिख लो और इसको लिख लो एरियाज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख लो नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल, ठीक है हिंदी में लिख लो आयत का क्षेत्रफल और यहां लिख लेना वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में जब वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे आयत के क्षेत्रफल को तो नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्सों की संख्या पता चल जाएगी, कितनी टाइल्स लग जाएगी। ठीक है, पहले तो ये डेसीमीटर है, इसको समझो 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 मीटर, इतना समझ लेना। 1 मीटर बराबर मीटर है ना, ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, उल्टा लिख गया यहाँ पे 10 डेसीमीटर लिख लेना। ठीक है, मैं एक बार बिगाड़ दूं। ठीक है, एक जो मीटर होता है, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है,
ये बात काम में आने वाली है। ठीक है, अब देखो तो आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का जो एरिया है कितना हो जाएगा 8 गुणे 6। ठीक है, बट्टे यहाँ को होगा ये 4 डेसीमीटर वाली भुजा से भाग देना है। ठीक है, ये दे दिया। अब ध्यान रहना चाहिए कि ये मीटर में है। ठीक है, इनको डेसीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, एक में समान यूनिट रखना है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 का गुणा। ठीक है, 100 का गुणा कहने का मतलब यहाँ 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 80 और ये 60, और यह 100 का सीधा गुणा कर दो। कहीं दिक्कत होती है तो लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, 4 डेसीमीटर को बदला मीटर में, और उधर मैंने वो 8 मीटर को बदला, इधर 6 मीटर को बदला। ठीक है, इतना हो गया। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और सीधा कर लो 48 करोगे। और सुनो क्या हो गया, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। 4 दूनी 8, और यहाँ कटेगा तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 4 मीटर डेसीमीटर है, 6 दूनी 12। इससे भी काट लो, यहाँ 20 हो गया, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 300। यही 300 आंसर है। ठीक है, यही 300 हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हमने इसे डेसीमीटर, इसको मीटर को हमने डेसीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, डेसीमीटर में हमने तुम्हें आगे बता ही दिया, और चेंज किया और काटा तो 300 वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, 300 वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता हमें लगाने की पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो कह रहा है कह रहा है रुपए, कह रहा है 135 रुपए, 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से, 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत, 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत 1215 रुपए है। ठीक है, 75 पैसे प्रति मीटर की दर से, 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, 1 मिनट तुम वर्ग बन के बना के मैं तुम्हें एक बार और समझा दूं क्या कह रहा है ये सवाल, इसको देख लो। देखो 1 मिनट ये और 1 मिनट इधर बना दो, जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। देखो कह रहा है कि 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत। ठीक है, और कह रहा है कि 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जब इस खेत को जोता, यहाँ से हम जोतना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे जब खेत को जोता और जोतते रहे 135 रुपए प्रति वर्ग हेक्टेयर की दर से, तो खेत को जब ऐसे हम जोतेंगे तो ये क्षेत्रफल ही ये तो है, ये क्षेत्रफल है, हम इसको ही तो जोत रहे हैं ना। तो ध्यान रखना 101 मिनट इसको ही तो जोत रहे हैं। तो 135 रुपए की दर से जो क्षेत्रफल था उसको मैंने जब जोता, 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से हमने जो क्षेत्रफल था उसको जब जोता, तो टोटल लागत आई 12 से 15 रुपए। ठीक है, टोटल लागत कितनी आई 12 से 15 रुपए। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है कि 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने की कीमत लागत क्या होगी। ये कह रहा है कि यहां से स्टार्ट करूं मैं बाड़ लगाना, यानी तार लगाना, मैं इसके इर्द गिर्द ऐसे स्टार्ट करूं, ये इधर में चारों तरफ ये जब 75 पैसे के हिसाब से बाड़ लगाऊंगा, तार लगाऊंगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया परिमाप, जो क्या होता है 4a। ठीक है, ये परिमाप हो गया क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कह रहा है कि 75 पैसे प्रति मीटर की दर से जब मैं इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाऊंगा, यानी इसका जो परिमाप होगा उसकी लागत क्या होगी। जब मैं तार लगाऊंगा 75 पैसे प्रति मीटर की दर से, इसमें जब मैं चारों तरफ बाड़ लगाऊंगा तो क्या कीमत होगी, यानी इसका परिमाप पूछ रहा है। दोनों बात में क्लियर कर दिया हूं।
यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है और यहाँ पे परिमाप की, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1215 बट्टे 135, काट लो, कितनी बार कटेगा 9 बार। अब सुनो, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, इतना कन्फर्म रखना इस बात को, ये आगे एनी मेंसुरेशन में काम आने वाली बात है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, और हेक्टेयर के अलावा हर जगह हम मीटर में बदलेंगे तो एक हेक्टेयर है, और हम जब से मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर जो है वो कितना है, इतना है, ठीक है। और ए बराबर कितना होगा, यहाँ अंडर रूट कर दो, ये देखो कितना होगा इसका, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 और 2 का जोड़ा उतरेगा, तो ये ए बराबर कितना हो गया 300। इतनी बात कन्फर्म है, ए बराबर कितना हो गया 300। अब सुनो, अब कह रहा है कि इसके इर्द गिर्द, अब भुजा तो ए आ गई हमारी 300, इसकी जो भुजा है मान लो यही है, इसकी भुजा कितनी है 300, ये भी 300, ये भी 300 और ये भी 300, या इसे मान लो कि ये 300 है, कोई भी मान लो। अब लगाएंगे हम चारों तरफ इर्द गिर्द क्या, बाढ़। अब उसका बताओ कि लागत क्या होगी, तो भाई क्या होगी, क्या होगा इसका परिमाप 4a, 4a तो होगा, लेकिन कह रहा है कि 75 पैसा इसको रुपए में बदल लेना, तो फिर 4 गुणे 300 यहाँ मान रखेंगे ए का, और यहाँ पर 75 पैसे प्रति मीटर है तो 75 का गुणा कर देंगे, इस परिमाप में 75 का गुणा करेंगे तो पूरी लागत निकल आएगी, पर 75 पैसे को रुपए में चेंज करना है, क्योंकि ये जो लागत यहाँ लिखी है ये रुपए में लिखी है, ठीक है। तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ 100 का भाग देंगे और निकल आएगा 4 × 12, और 12 गुणे 75, तो मान 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90, ठीक है। तो आंसर कितना आया 900, ये 900 आंसर आपके सामने रहा, ठीक है, यही आंसर है वो, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा था कि 135 प्रति हेक्टेयर की दर से जब हम जोतेंगे क्षेत्रफल में तो 1215 लागत आती है, और जब कहता है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से हम इर्द गिर्द बाढ़ लगाएंगे यानी तार जब लगाएंगे तो उसकी लागत बताओ। और बाढ़ के हमें लिए क्या चाहिए, बाढ़ लगाने के लिए उसके परिमाप हमें ज्ञात होना चाहिए, परिमाप 4a, 4 में ये तो 4 अंगड़तीय मान ये ज्ञात है, ए हमें पता करना था मेन बात, और ए पता कैसे होगा, यहाँ से पता ही चल गया कैसे ए पता हुआ, और जब परिमाप पता चल गया तो परिमाप में उठा के जब गुणा मारेंगे 75 पैसे प्रति मीटर की दर से तो हमें पूरी उसकी लागत पता चल जाएगी, ठीक है। आगे देखो आगे सवाल ये रहा, इस सवाल में कुछ बातें सिद्ध कर दूंगा, समझना तुमको, ठीक है। द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाई 5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज लेस बाई 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग है और एक आयत, उसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी वजह से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई उसकी वर्ग की वजह से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, आयत का परिमाप ज्ञात करो। देखो 1 मिनट में तुम्हें आयत ही बता दूं कि आयत क्या है, ठीक है, और जानना भी जरूरी है क्योंकि आगे हमें तुम्हें रेक्टेंगल ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, रेक्टेंगल ही पढ़ाएंगे तो यहाँ ही समझ लो। अभी देखो ये रेक्टेंगल आपके सामने, ठीक है, और बना दूं एक, देखो अब सुनो, अब सुनो रेक्टेंगल, ये आयत है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं ये आयत है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट, रेक्टेंगल, ठीक है। अब सुनो,
इसकी आयत में क्या होता है, ये जो कोण होता है ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है आयत का, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इतना कन्फर्म है। उसके बाद ये लंबाई और ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये L है, मान लो ये B है, तो ये भी B है, और ये L है तो ये भी L। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुम कहो कि इसका परिमाप क्या होता है, तो सुनो परिमाप कैसे निकालते हैं इसका। परिमाप मैंने कहा था किसी भी आकृति का चारों तरफ का जो वह आकृति का हम जोड़ लेते हैं वो भी परिमाप होता है। जोड़ोगे, यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो L, ठीक है, L प्लस यहाँ से जोड़ोगे B, फिर इसको लिखोगे L, फिर लिखोगे क्या B, तो क्या सिद्ध हुआ कि 2 बार L आया 2 बार B आया। ठीक है, तो क्या हो गया 2L प्लस 2B, तो कॉमन क्या आया 2L प्लस B, तो क्या परिमाप हो गया 2L प्लस B। इसका जो परिमाप आया पेरीमीटर जो है इसका वो क्या आया 2L प्लस B। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म है। अब सुनो, ये हो गया परिमाप। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है L गुणे B। इतना कन्फर्म रखना है कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L गुणे B। ठीक है, इसका विकर्ण पूछा जाए कि विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण पूछा जाए कभी भी कि विकर्ण क्या होता है, तो देखो देखना विकर्ण, ये विकर्ण इसका पूछे तो देखो विकर्ण कैसे निकालते हैं विकर्ण को। देखो ये L है ये B है और प्रत्येक हमने बताया प्रत्येक रेक्टेंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भाई ये देखो ये कर्ड हो गया, ये भाई 90 डिग्री के सामने ये कर्ड हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, ये L ये B और ये हो गया विकर्ण। ठीक है, ये सॉरी ये विकर्ण है या कर्ड मान लो। ठीक है, इसको मान लो तुम कुछ भी मान लो। ठीक है, ये कर्ड मान लो विकर्ण मान लो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे भाई, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर इसका करोगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, फिर विकर्ण को B मान लो चाहे तो B का स्क्वायर बराबर उतना ही, और फिर B बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर और B का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण कितना हुआ इस बात को मैंने तुम्हारे सामने सिद्ध किया कि विकर्ण बराबर कितना होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है इसको भी आपके सामने मैंने सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल जो इसका होता है रेक्टेंगल का L गुणे V होता है। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकाला, पेरीमीटर आकृति की किसी भी आकृति को जोड़ लेना ही पेरीमीटर होता है परिमाप। मैंने यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया L प्लस V प्लस L प्लस B, तो टोटल बाद में निष्कर्ष जो निकला वो 2L प्लस B। कहने का मतलब आयत का परिमाप पूछा जाए पेरीमीटर तो 2L प्लस B, क्षेत्रफल पूछा जाए तो L गुणे B, और विकर्ण तो हम सामने तुम्हें बता चुके हैं कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब आयत की बात होगी, इससे पहले स्क्वायर में तुमसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब आगे देखो सवाल को, देखो क्वेश्चन यही है आपके सामने, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और आयत है, उसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। ठीक है, देखो एक वर्ग है और देखो एक वर्ग और उसका आयत उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो भाई आयत की लंबाई अगर x है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से
5 सेंटीमीटर है। देखे यदि इसकी x है तो ये भी x होगी, ये भी x भुजा होगी, क्योंकि वर्ग की वो स्क्वायर की वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये x + 5 है तो ये भी x + 5 होगी, ठीक है। और उसकी चौड़ाई, उसकी ये चौड़ाई होगी इसकी चौड़ाई उसकी वर्ग की भुजा से, इसकी वर्ग की भुजा की चौड़ाई ये हो गई, और उससे ये 3 सेंटीमीटर कम है तो ये 3 सेंटीमीटर कम, ये 3 सेंटीमीटर कम तो ये भी 3 सेंटी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, ठीक है। कह रहा कि आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप बताओ। तो आयत का परिमाप देखो पहले भाई, इसका आयत का जो एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल जो है इसने कहा कि बराबर है। तो देखो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल x² होता है और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x² बराबर, गुणा करोगे तो x² + 5x - 3x - 15, ठीक है। x² बराबर x², 5 में 3 गया तो 2x - 15, ठीक है। और यहाँ पर +2, ये इधर जाएगा तो ये x² खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया 15, तो x बराबर कितना आया 15/2, ठीक है। इतना कन्फर्म है। ये वर्ग की भुजा हमें पता चल गई कितनी है, x बराबर 15/2, ठीक है। ये 15/2 है। और क्या क्या, आयत का परिमाप बताओ, ठीक है। तो ये 15/2 है, यहाँ रखोगे तो इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 15/2 + 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 15 10 हो जाएगा 25/2, और चौड़ाई निकालोगे तो 15/2 - 3, तो 2 3 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। इतना। अब इसका कहा क्या है इन्होंने कहा है कि आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप होता है 2l + b, तो l + b कितना हो जाएगा 25/2 + 9/2, ठीक है। करो इनको तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 34/2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको समझ पाने में दिक्कत नहीं होगी भाई। वर्ग हमने समझा ही दिया, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल आपके सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इधर आयत का, इसका क्या क्या है कि इनका आयत का क्षेत्रफल जो बराबर है, और हमने इधर वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, इधर आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। पूरे जाके x का मान निकाल आया, और x का मान निकाला तो हमें आयत का परिमाप पूछा था, और x का मान जब निकल आएगा तो आयत की भुजा और लंबाई चौड़ाई जो भी होगी वो हमें कन्फर्म पता चल जाएंगी, जिससे आयत का परिमाप हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आयत का परिमाप 2l + b होता है, और हमें l + b का मान हुआ चाहिए था, जो हमें यहाँ पर आके कन्फर्म हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखो। इतने ही सवाल थे, एक सवाल और है शायद, 1 मिनट। ये देखो, ये सवाल ये है, देखो सेम वैसा ही सवाल है, यहाँ पूरी बात इसकी कंफर्म होगी, ठीक है। यहाँ देखो, एक आयत है और एक वर्ग है, ठीक है। सॉरी, एक आयत है और एक वर्ग है, यहाँ कंफर्म होगा इस बात को लेकर। देखो स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल रहा, ठीक है। अब देखो क्या बात थी, इस बात को हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। देखो कहता है कि आयत और वर्ग का परिमाप, एक आयत और वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप भाई, वर्ग की भुजा जैसे ये ए हो गई, तो ये भी ये होगी, और ये भी ये होगी, और ये भी, ठीक है। और एक आयत है और एक वर्ग है, ठीक है। उसका परिमाप 160 मीटर, ठीक है, 160 मीटर है। तो मैं अगर वर्ग का परिमाप निकालूं तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, 4a बराबर कितना हो जाएगा 160, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। कितनी हो गई
40। ठीक। और इनका आपस में जो परिमाप है वो एक समान है, यानी ये जो है, और आयत का अगर रेक्टेंगल का परिमाप निकालेंगे तो 2l प्लस बी बराबर 160। तो l प्लस बी बराबर कितना होगा? 80। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 80। ठीक है, अब देखो, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, 100 मीटर कम है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 1600 मीटर। और कह रहा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है स्क्वायर का? 1600 मीटर। और इससे 100 कम कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? ये वर्ग के वो सॉरी ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। और हमने यहाँ आयत का वो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, उससे 100 मीटर कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? एल गुणे बी। ठीक है, तो यहाँ आयत की लंबाई पूछ रहे थे, ये क्या कह रहे थे कि आयत की लंबाई बताओ कितनी है? आयत की लंबाई कितनी है? तो देखो, आयत की लंबाई कैसे निकालोगे? परिमाप समान है। ठीक है, ऐसे क्या करा, आयत की लंबाई इसको ऐसे रख लो, एल प्लस बी का स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। ठीक है, तो एल प्लस बी का मान कितना है? एल प्लस बी का मान 80 है, और यहाँ हो जाएगा 80 का स्क्वायर बराबर एल प्लस बी। ठीक है, तो एल प्लस बी का मान तो पता नहीं है, प्लस 2lb। 2lb का मान कितना है? 1500। तो फिर ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल आएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल आएगा एल प्लस बी और एल माइनस बी। देखते हैं करके। ये हो जाएगा 6400। 6400 से घटाओगे 3000 तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0, और ये भी 0, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो ठीक है, 3400। ठीक है, ये कितना आ गया? एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान है, एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 3400। और एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है एल प्लस बी और एल माइनस बी। नहीं, वो तो एल माइनस होता तब होता, सॉरी, ये तो माइनस होता तब होता। क्या दिक्कत है? एक आयत और एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, यानी आयत अगर 160 है तो वर्ग भी 160 मीटर है। और वर्ग का 4 है तो ये बराबर आ गया 40। ठीक है, और परिमाप आप आमने सामने से बराबर हैं। 2l प्लस बी बराबर 160 करेंगे, 2l प्लस बी बराबर 80 हो जाएगा। l प्लस बी अगर 80 हो जाएगा, 40 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकला है 1600 से 100 कम कर दिया तो ये 1500 निकला है। 1500 बराबर ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, और आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी। तो सबसे कम मान ही रखो, एल बराबर 1500 आ गया। तो आयत की लंबाई पूछ रहा था ना, आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई रख के देख लूँ मान अभी आयत की लंबाई का 70 10
और 60 और 60 और यहाँ पे फिर कितना बचा 20 और ये 50 प्लस 50 सबसे क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए 40 यहाँ रखेंगे तो फिर 40 हो जाएगा 40 40 80 इधर 50 उधर 30 आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल जो 100 मीटर का है आयत का क्षेत्रफल तो कितना हो गया ये 100 मीटर और जिसमें पूछ रहा है आयत की लंबाई एक मिनट मान ऐसे ही रख के देख लूँ मैं 1 मिनट रुक जाओ यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको 1 मिनट पछड़े में ना पढ़ो इतने देखता हूँ मैं इसको अभी ऐसा मान रख के देखो यहाँ पे कि गुणा में भी हो जाए और गुणा में भी 1500 आ जाए देख लो भाई रख के 50 गुणे 30 तो कितना हो जाएगा 1500 है और यहाँ रख लो 50 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 80 ठीक है तो आयत की लंबाई पूछ रहा है या फिर यहाँ रख के देख लो ऐसे 70 प्लस 30 100 हो जाएगा 60 प्लस 20 80 हो जाएगा 60 प्लस 20 80 हो जाएगा लेकिन 60 और या 1500 नहीं होगा 50 प्लस 30 फिट बैठ रहा है और 40 प्लस 30 करोगे 40 करोगे 80 हो जाएगा लेकिन 40 गुणे 40 करोगे तो 1600 हो जाएगा मेरी बात सुनना 1 मिनट अब देखो एल प्लस बी में अगर मैं मान रखूं 50 प्लस 30 तो 80 हो जा रहा है जोड़ के जो कि एकदम मान फिट बैठ रहा है ठीक है और यहाँ 50 गुणे 30 रखूं तो जो आयत है आयत का क्षेत्रफल 1500 बन रहा है इस मान से 5 गुणे 3 और 0 0 ठीक है तो एकदम ये मान फिट बैठ रहे हैं अपनी जगह पे अगर मैं यहाँ पे 70 रख दूंगा यहाँ 30 रख दूं तो ये 100 हो जाएगा यहाँ भी फिट नहीं बैठेगा और यहाँ 70 गुणे 30 रख दूं तो ये 2100 हो जाएगा जबकि जो क्षेत्रफल है वो 1500 है वो फिट ठीक नहीं बैठेगा मैं यहाँ 60 रख दूं और यहाँ रख दूं मैं कितना फिर 20 तो 80 तो यहाँ फिट बैठ जाएगा लेकिन अगर 60 गुणे 20 कर दूं तो 1200 हो जाएगा जबकि क्षेत्रफल का मान 1500 है यहाँ फिट फिर फेल कर जाएगा तो जब मैंने मान रखा यहाँ 50 प्लस 30 तो यहाँ मान फिट बैठ गया 80 और 50 प्लस 30 जब मैंने यहाँ किया तो 5 या 1500 वो 50 गुणे 30 जो गुणा किया तो 1500 आ गया जो कि क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल भी 1500 है तो 50 प्लस 30 अगर मैंने मान लिया यहाँ पे डी तो ये बिल्कुल बैठ रहा है तो फिर यहाँ पे आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 50 मीटर एकदम राइट आंसर है ठीक है अगर इससे संबंधित सवाल से कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है और इसके बाद हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रेक्टेंगल करेंगे ठीक है रेक्टेंगल के सवाल होंगे उसमें ठीक है और स्क्वायर आज समाप्त होता हुआ ठीक है ये समाप्त हो गया चैप्टर रेक्टेंगल चलेगा रेक्टेंगल के बाद फिर अगली क्लास जो चलेगी वो बताएंगे हम और कल से हिंदी जीएस और रीजनिंग की सारी क्लास अपडेट होंगी आपके सामने और 1 घंटे के बाद क्लास के पीडीएफ दी जाएगी चाहे एसएससी जीडी हो चाहे आरपीएफ हो चाहे आरपीएफ एसआई हो और चाहे एसएससी जीडी हो पुलिस हो सबके लिए सिंपल टू मॉडरेट क्लास चला रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी बस पढ़ते रहिएगा और अब समय कुछ ज़्यादा नहीं रह गया ठीक है तो बस पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा ठीक है बातों का फिर जय ठीक है फिर मिलते हैं अगली क्लास में।